So we'll start with next chapter, that is magnetism. अब मैग्नेटिज्म के टोटल 3 पार्ट्स है, उसमें से 2 पार्ट्स आप 11 में देखते हो, सीखते हो, एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म यू विल लर्न इन 12th. तो मैग्नेटिज्म के जो थर्ड पार्ट के 2 चैप्टर बनते हैं, एक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट और एक है मैग्नेटिक मटेरियल्स, दैट इज इन द 12th. तो ओवरऑल सबसे पहले यू मस्ट नो दिस कि क्या आपको 11th में देखना है, क्या आपको 12th में देखना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगला चैप्टर है मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 12th. एंड एज आई टोल्ड यू, इन टोटल मैग्नेटिज्म में आपको 3 अलग अलग सब टॉपिक्स आते हैं. एक है मैग्नेटिज्म ऑफ बार मैग्नेट. बार मैग्नेट ये नेचुरली मैग्नेट होता है. उसके बाद है एक अर्थ मैग्नेटिज्म. आपको पता है अर्थ, आर अर्थ बिहेव्स लाइक अ वेरी बिग बार मैग्नेट, और क्योंकि उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, हेंस वी आर अलाइव टुडे. अगर वो नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का नहीं होता, तो हम लोग नहीं होते, फॉर अ वेरी सिंपल रीजन. अब जैसे कल परसों भी पेपर में था, द सन हैज लॉस्ट अ वेरी बिग पार्ट ऑफ इट्स मास. तो इन बिटवीन सन कीप्स ऑन थ्रोइंग दिस प्लाज्मा, हॉट प्लाज्मा, और ये हो सकता है कभी कभी बाय चांस ये अर्थ की तरफ आ जाए, और ऐसा हुआ है पहले. द मटेरियल थ्रोन आउट बाय सन विच इज वेरी हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, इट बेसिकली समटाइम्स इंटरेक्ट्स विद अर्थ. लेकिन अर्थ वो प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल को डाइवर्ट कर देता है. दैट इज वाई वी आर सेफ एंड अलाइव. अगर वो प्लाज्मा चार्ज पार्टिकल नहीं होता तो सीधा आके अर्थ को हिट करता, गए. एटमॉस्फेयर अर्थ का गया, अर्थ का एटमॉस्फेयर गया तो सब गया. तो वी आर सेफ बिकॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो अर्थ मैग्नेटिज्म हमको देखना है. और एक लास्ट पार्ट है जो हम लोग नॉर्मली 12th में देखते थे, टोल्ड यू. तो 3 पार्ट है. एक है बार मैग्नेट. बार मैग्नेट मतलब बेसिकली सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बेसिक बेसिक डेफिनेशन है. जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, then what is magnetic flux, then what is axis of bar magnet, what is equator of bar magnet, what is basically equatorial circle, equatorial plane, और थोड़े थोड़े से फॉर्मूला. बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड along the axis, along the equator and at some other point, तो ये सब इसमें कवर होगा. उसके बाद है अर्थ मैग्नेटिज्म. अर्थ मैग्नेटिज्म, इसमें हमको नॉर्मली अर्थ के मैग्नेटिज्म का स्टडी करना है, एंड टू बी प्रिसाइज नॉर्मली हमको मैग्नेटिक नीडल का स्टडी करना है. पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कंपास व्हिच इज यूज्ड फॉर डायरेक्शंस. तो वो अर्थ के मैग्नेटिज्म पे बेस्ड है, तो हमको अर्थ के मैग्नेटिज्म को स्टडी करना है. देन यू हैव मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. किसी किसी बुक में इस चैप्टर का नाम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, MEEC. कहीं पे बोला होगा मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स. There are total 3 types of materials which are magnetic. एक है diamagnetic, एक है paramagnetic, एक है ferromagnetic. So these are these 3 types of materials. वो आएगा magnetic materials में. तो in total ये 3 टॉपिक है मैग्नेटिज्म में. उसमें से 2 आप कवर करते हो 11th में. बहुत सिंपल है ये. और ये जो 2 है, this 2 you will cover in 12th. ये डिटेल्ड है, दिस इज एक्सट्रीमली डिटेल्ड, और दिस इज 11th इज वेरी लाइट, जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विथ मैग्नेटिज्म पार्ट ऑफ 11th. तो सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो अगर आपको याद होगा, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस डिफाइन किए थे, हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज देखे थे. सिमिलर लाइंस पे ऑन द सेम track you have magnetic field lines, and you can define the properties, describe the properties of magnetic field lines. So to start off with magnetic field lines, आप उसको magnetic lines of forces भी बोलते हो. तो magnetic lines of forces, lines of forces and magnetic field, ये स्टार्ट करने से पहले हम पहले इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को रिवाइज करेंगे, क्योंकि सेम यहाँ पे होगा. तो डू यू रिमेम्बर व्हाट वाज इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स एंड व्हाट वर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस?
इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मतलब क्या? It gives you direction and intensity of electric field. Okay. Electric lines of forces start from positive charge and end at negative charge. तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल. तो इमेजिन दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल. जैसे आप बोलते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, वैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ, बट दे फॉर्म लूप लाइक स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में लूप नहीं बनता. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे खत्म हो जाएगा, बट दे विल नॉट फॉर्म लूप लाइक स्ट्रक्चर. ये तो पहला पहला डिफरेंस है. तो similar to electric field lines, as electric field line starts from positive charge and at negative charge, magnetic field line starts from north pole and end at south pole, but with one difference. Unlike electric field lines, magnetic field lines form loop. तो यहाँ पे क्लोज लूप बनता है, क्योंकि देखो एक चीज ये भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं जाते. याद है हमने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट गो इनसाइड द कंडक्टर, हेंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. बराबर. यहाँ पे वैसा नहीं है. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दे आल्सो गो इनसाइड द मैग्नेट, हेंस द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज नॉट जीरो. तो ये बेसिक डिफरेंस है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस start from north pole and end at south pole, unlike electric field lines, magnetic field lines form closed loops. Magnetic field lines form closed loops. ये प्रॉपर्टी नंबर 1. उसके बाद अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक गिवन एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, दैट विल गिव यू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. जितने ज्यादा लाइंस पास होंगे उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. अगर कम पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी कम होगा. तो सिमिलरली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया gives you the strength of magnetic field at that point. तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है. तो the strength, the number of field lines passing through a given area gives the strength of the field at that point. जिनको इमेजिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो आई विल जस्ट हेल्प यू आउट विद दिस. बहुत सिंपल है. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंपेयर करो. एक था पॉजिटिव चार्ज, एक था नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होते हैं पॉजिटिव चार्ज से, एंड होते हैं नेगेटिव चार्ज पे. तो दैट इज हाउ इट वाज. तो ऐसा था. डेफिनेटली दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग, उस पर भी आऊंगा मैं. अभी देख रहा होगा इंटरसेक्टिंग तो जस्ट इग्नोर करो. ऑफ कोर्स दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग. तो अगर हमको किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है तो हम क्या करते हैं, वहां पे एक एरिया रख देते हैं. वी कीप सम एरिया देयर, और उस गिवन एरिया में से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, दैट विल गिव यू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. डेफिनेटली यहाँ पे ज्यादा लाइंस पास हो रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज मोर. और अगर मैं इसको दूर लेके जाऊँ तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल पास थ्रू इट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट इज स्मॉल. तो सिमिलर कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है. मैंने यहाँ पे फिलहाल एक ही लाइन दिखाया था, बट यू कैन एक्सटेंड द कॉन्सेप्ट.
एक ही लाइन होता है, एक ही लूप होता है, ऐसा तो है नहीं। यू हैव मेनी सच लाइंस, तो यू हैव मेनी सच मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर देयर। और अगर हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना है, तो वहां पे भी हम लोग ऐसा एक लूप रख के देखेंगे। वी विल सी हाउ मेनी लाइंस आर पासिंग थ्रू दैट एरिया। उस एरिया में से जितने लाइंस ज्यादा पास होंगे उतना ही फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। तो अभी ये 12th के साथ इसका कनेक्शन है, यू नीड टू नो दिस। तो आपको दिख रहा है जितना आप मैग्नेट से दूर जाओगे उतना ही फील्ड लाइंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। तो इसका मतलब मैग्नेट से ज्यादा दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगा, राइट। तो ये आगे काम में आएगा, मतलब निग्लिजिबल मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज मैंने अगर एक एरिया एलिमेंट ले लिया, मैंने आई विल टेक सम एरिया एलिमेंट, एक एरिया एलिमेंट यहाँ रखा है, दूसरा एरिया एलिमेंट यहाँ पे रखा है, तो डेफिनेटली, और तीसरा एरिया एलिमेंट मैंने अंदर रख दिया है, तो इनसाइड द मैग्नेट, तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, इनसाइड है। ये 12th में काम में आएगा, आपको तो याद रखना है इसको। तो इट इज वेरी सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज एज इट इज यहाँ पे एप्लीकेबल है। और एक प्रॉपर्टी था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। तो अगर इंटरसेक्ट होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट कर जाते तो उसका मतलब क्या था, मैंने बताया था आपको। फॉर एग्जाम्पल, सपोज ऐसा एक पॉइंट है जहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर गए, तो व्हाट डज दैट मीन, टू डायरेक्शंस, राइट। इससे पहले का जो पॉइंट हमने लिखा था कि बिफोर वी हैव मेंशन दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, उससे पहले एक पॉइंट लिखा था, हमने लिखा था द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, ये जो, हाँ, गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट आपको क्या देता है, डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो the tangent drawn at any point of magnetic field line gives direction of magnetic field. तो तीसरा पॉइंट, the tangent drawn at any point on magnetic field line gives direction of magnetic field at that point, gives direction of magnetic field at that point. फिर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट होंगे, इफ द टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, देन एट दैट पॉइंट यू विल हैव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा हो नहीं सकता, सिर्फ इंटरसेक्शन का पॉसिबल है जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन दो अलग अलग सोर्सेज से आ रहे हैं। इफ यू हैव वन मैग्नेट एंड इफ यू अनदर मैग्नेट प्लेस्ड वेरी नियर टू ईच अदर, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइन अपना अपना है, दे विल इंटरसेक्ट। लेकिन एक ही मैग्नेट का दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस neither meet nor intersect each other, because it will mean that magnetic field has two directions. It will mean that magnetic field has two directions at that point, directions at the point of intersection. At the point of intersection. तो ये चार प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, तो विल जस्ट टॉक अबाउट दिस फोर प्रॉपर्टीज। बाकी भी है बट वी रियली डू नॉट नीड दोज प्रॉपर्टीज। तो पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल।
they form loop like structures unlike electric field lines. Number 2, the strength of magnetic field at any point is given by the number of magnetic field lines passing through a given area at that point. The tangent drawn at any point on a magnetic field line gives the direction of magnetic field at that point. Two magnetic field lines neither intersect nor meet each other, because at the point of intersection it will mean that the magnetic field has two directions. तो ये चार इंपॉर्टेंट है, बाकी भी है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वी विल नॉट रियली टॉक अबाउट इट, तो बाद में देखेंगे जब लगेगा तब। अगला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था वैसे ही एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइन यू विल डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स। मे बी सीक्वेंस ऑफ नोट्स शायद मैच नहीं हो, क्योंकि यहाँ पढ़ाते वक्त मैं सिक्वेंशली नहीं जाता हूँ, आई विल गो अकॉर्डिंग टू व्हाट शुड बी अ प्रॉपर सीक्वेंस, क्योंकि जब तक तुमको फ्लक्स नहीं पता अगला टॉपिक नहीं समझ में आएगा। तो मे बी नोट्स में और यहाँ सीक्वेंस नहीं हो, मे बी मैग्नेटिक फ्लक्स नाम का टॉपिक ही नहीं हो, ये भी हो सकता है। ओके, पर ये कॉन्सेप्ट तुमको लगने वाला है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, तो दैट इज व्हाई आई विल टेक दैट कॉन्सेप्ट फर्स्ट। ये हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखा था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस passing through a given area element perpendicular to it, वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद होगा, चलो मैं आपको थोड़ा सा इमेजिनरी लेवल पे लेके जाता हूँ, वेयर यू कैन अंडरस्टैंड कि परपेंडिकुलर वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है। सपोज हमारे पास एक एरिया एलिमेंट है, वी हैव सम एरिया एलिमेंट, तो वी हैव सम एरिया एलिमेंट, और इमेजिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास हो रहे हैं, ये नॉर्मल नहीं है एरिया को, और फ्लक्स डिफाइन करते वक्त आपको स्ट्रिक्टली कंडीशन ये है कि दैट द फील्ड लाइन शुड पास नॉर्मल टू द एरिया। जब तक नॉर्मल कंपोनेंट लेते नहीं हो तब तक तुम फ्लक्स बोल नहीं सकते। तो फ्लक्स का मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर यही फील्ड लाइंस ऐसे होते, अगर यही फील्ड लाइंस नॉर्मली पास होते तो तुम बोलते फ्लक्स इज 3, क्योंकि देयर आर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। ओके, तो याद रखना, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन किया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट, राइट? वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया नॉर्मल टू इट। तो पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन कर लेंगे, फिर बाद में देखेंगे फॉर्मूला क्या बनेगा इसका। तो डिफाइन कैसे करोगे? बताओ 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 बताओ। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? द नंबर ऑफ magnetic field lines passing normally through a given area, passing normally through a given area is defined as magnetic flux, is defined as magnetic flux. सिंपल। अब फॉर्मूला बना लेते हैं। देखो, दो सिचुएशन होती है, एक तो हो सकता है कि आपके पास जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो नॉर्मल ही है गिवन एरिया को, तो मे बी यू हैव समथिंग लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलरेडी नॉर्मल टू इट। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल नहीं है, तो मे बी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। मैं फिलहाल एक ही लाइन दिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन, बट डज नॉट मीन कि एक ही फील्ड लाइन है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंटिन्यूअस होते हैं, दे आर वेरी कॉम्पैक्ट टू ईच अदर। मतलब ऐसा है कि इस एरिया के हर एक पॉइंट में से एक फील्ड लाइन निकलेगा, दैट इज द आइडिया। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंस मैग्नेटिक फील्ड है, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। तो ऐसा फील्ड लाइन एरिया एलिमेंट के हर एक पॉइंट से आएगा। फ्रॉम ईच पॉइंट यू विल हैव वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं सिर्फ फिलहाल एक ही फील्ड लाइन दिखाऊंगा। एक फील्ड लाइन के लिए जो कंपोनेंट लेंगे वो सबके लिए वही लेंगे। तो अब फ्लक्स डिफाइन करना है, कंडीशन क्या था? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा जाना चाहिए? नॉर्मल, परपेंडिकुलर। जा रहा है क्या? नहीं।
तो नहीं जा रहा है, तो फिर हमको पहले एरिया को वेक्टर बनाना पड़ेगा। ये जो आपने एरिया लिया है, अगर ये एरिया स्मॉल है तो इसको बोलोगे ds, अगर एरिया बड़ा है तो इसको बोलोगे a। तो डजेंट मैटर, स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं ds। ए लेना है तो ए भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम ये है कि ये जो एरिया है ये स्केलर क्वांटिटी है। हमने बोला था ना पहले चैप्टर में, 11 के पहले चैप्टर में, एरिया को क्या लिखा था तुमने, स्केलर। अब इसको बना देंगे वेक्टर। अगर वेक्टर बनाना है तो क्या देना पड़ेगा इसको, डायरेक्शन। तो किसी भी एरिया का डायरेक्शन कैसे देते हो, बाय ड्राइंग नॉर्मल टू इट। उसी एरिया पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो और उसको बोल दो ये आ गया एरिया एलिमेंट का डायरेक्शन। तो अब बी बार और ds बार में एंगल है थीटा। theta is the angle between magnetic field b bar and normal drawn to the area, that is ds bar। इसके दो कंपोनेंट कर लो। एक कंपोनेंट होगा ये which will be b cos theta, और आएगा ये b sin theta, b cos theta और ये b sin theta। कौन सा कंपोनेंट एरिया एलिमेंट को नॉर्मल है, एरिया को नॉर्मल है b cos थीटा, b sin थीटा पैरेलल है ना। इमेजिनेशन फिजिक्स में लगता है, लगने वाला है। तो एक हाथ पेज होगा मेरे पास, या होना ही चाहिए। ये एक एरिया एलिमेंट है, ये आपका b sin थीटा है। तो b sin थीटा इस एरिया को पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है, और ये जो है ये b cos थीटा है, ये पैरेलल है कि परपेंडिकुलर है। तो नॉर्मल कौन सा कंपोनेंट है, b cos थीटा है। ये पैरेलल कंपोनेंट है b sin। और डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स में तुमने पैरेलल कंपोनेंट बोला कि परपेंडिकुलर, तो फिर b sin थीटा हमारे किसी काम का है क्या फ्लक्स डिफाइन करने के लिए, नहीं। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। तो सिंस b sin थीटा इज ऑफ नो यूज टू डिफाइन फ्लक्स, इसलिए हटा दिया। तो विच कंपोनेंट इज नॉर्मल टू द एरिया, b cos थीटा। अब वो स्टेटमेंट याद करो जब मैंने आपको बोला था कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं है, बहुत सारे हैं। इनफैक्ट हर एक पॉइंट में से एक फील्ड लाइन है। तो ऐसा b cos थीटा कितने आएंगे, इनफिनाइट नहीं, जितना जितना एरिया होगा, राइट। तो b cos थीटा इनटू क्या करना पड़ेगा, एरिया क्या है ds। तो टोटल फ्लक्स, therefore flux phi is defined as b cos theta into ds। तो flux phi equal to bds cos theta। What is ab cos theta, a bar dot b bar। तो what is bds cos theta, b bar dot ds bar। तो आ गया b bar dot ds bar। ये आ गया आपके पास फ्लक्स, बराबर। तो अब हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड था, वो एरिया को नॉर्मल नहीं है। हमने दो कंपोनेंट कर लिए, b sin थीटा और b cos थीटा। b cos थीटा एरिया को क्या है, नॉर्मल है। तो टोटल कितने लाइंस नॉर्मल है, b cos थीटा इंटू ds। तो फ्लक्स कितना हो गया, bds cos थीटा। लेकिन bds cos थीटा क्या है, b बार डॉट ds बार। इन जनरल अगर एरिया एलिमेंट बड़ा हो, एरिया जो है उसका एलिमेंट अगर बड़ा हो, मतलब लेंथ साइज बड़ा हो एरिया का, तो इन जनरल आप लिखते हो फ्लक्स इक्वल टू b बार डॉट a बार, विच इज ba cos थीटा। और थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन b बार एंड a बार, b बार एंड a बार। ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ फ्लक्स इज वेबर। क्या बोलते हैं इसको, वेबर। और डिनोट करते हैं WB से, डिनोटेड बाय WB, इट इज वेबर। अब यहां से आपको एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का भी ऐसा यूनिट मिल जाएगा, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला है तो मैं यहां से B को लिख सकता हूं फ्लक्स फाई अपॉन A cos थीटा। और फ्लक्स फाई होता है वेबर और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। कॉस तो होता है नंबर, उसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। तो ऐसा यूनिट ऑफ B इज फ्लक्स मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर, विच इज नोन एज टेस्ला। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ला, विच इज नोन एज टेस्ला। तो ये ऐसा यूनिट आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, वेबर पर मीटर
स्क्वायर, दैट इज नोन एज टेस्ला। क्लियर, गुड। सीजीएस यूनिट होता है गॉस। सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। और कभी कन्वर्जन में होता है बहुत गड़बड़। मैंने पूछ लिया अगर 1 टेस्ला मतलब कितना गॉस, तो 10⁴ कोई बोलता है, कोई बोलता है -4, क्योंकि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन का कोई केस ही नहीं है। मुझे एक बात बताओ, 1 मीटर मतलब कितना सेंटीमीटर? 10 2। चलो ठीक है, सीजीएस स्केल छोटा स्केल है। मैंने इसलिए पहले चैप्टर में बताया था कि डिटेल लगता है। इट इज नॉट दैट यू विल स्किप समथिंग। तुम स्किप करोगे तो तुमको कहीं ना कहीं दिक्कत आने ही वाली है। वो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, ये छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट है। देखो मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि इस क्लासरूम के अंदर के डिस्टेंसेस मेजर करने हैं तो सेंटीमीटर चलेगा, राइट। इस चौक से उस चौक तक करना है फिर भी चल जाएगा। मैंने बोला यहाँ से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस बताओ, तुम सेंटीमीटर में बताओगे? नहीं, मीटर हो सकता है, मीटर 10,000 मीटर, ठीक है, मान लिया 10,000 मीटर। या फिर तुम बोलोगे 10 किलोमीटर, 1000 मीटर इज 1 किलोमीटर, तो 10,000 मीटर इज 10 किलोमीटर। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सिटी के अंदर के डिस्टेंसेस तुम मीटर में कर सकते हो मेजर, और ज्यादा डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर लगेगा। ऑन अर्थ डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर और देन माइल्स। Distance of planets inside solar system, they are measured normally in astronomical unit, that is the average distance between earth and sun। बराबर। उससे ज्यादा करना है तो लाइट ईयर, उससे ज्यादा करना है तो पार्सेक, उससे ज्यादा करना है तो किलो पार्सेक, उससे ज्यादा करना है तो मेगा पार्सेक। तो हर एक चीज तुमको ये पता होनी चाहिए। तो कमिंग टू द पॉइंट, सीजीएस ये छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो तुम जब एसआई से सीजीएस में जाओगे तो 10 का पावर पॉजिटिव आएगा। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 10⁻², राइट। 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम्स। तो 1 किलोग्राम कितना आता है? 1000 ग्राम, 10⁻³ ग्राम। तो जब तुम एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हो तो 10 का पावर क्या आ रहा है? पॉजिटिव। उल्टा, व्हाट इज 1 सेंटीमीटर इन मीटर? 10⁻²। व्हाट इज 1 ग्राम इन किलोग्राम? 10⁻³ तो एज यू कैन सी, when you convert from CGS to SI, 10 के सारे पावर है नेगेटिव। मैंने तुमको बोला 1 टेस्ला, और यहाँ पे क्या बोला? गॉस। तो 1 टेस्ला इज 10⁴ गॉस, क्योंकि तुम SI को किस में कन्वर्ट कर रहे हो? CGS। उल्टा करो, 1 गॉस विल बी 10⁻⁻4 टेस्ला। भी भूलना नहीं। तो टेस्ला इज अ बिगर यूनिट एंड गॉस इज अ, पीपल हैव लॉस्ट मार्क्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन की वजह से मार्क्स गए, पता सब कुछ था, सिर्फ 10⁻+4 और -4 में कंफ्यूज हो गए, खत्म बात। तो यू विल नॉट डू दिस। तो 1 टेस्ला इज हाउ मच, हाउ मेनी गॉस? 10⁻⁴ गॉस। तो 1 टेस्ला इज 10⁻⁴ गॉस। यहाँ तक क्लियर? तो अब आ जाते हैं अगले टॉपिक पे। अभी मैंने आपको बताया कि आपको 2 स्पेसिफिक चीजों पे फोकस करना है, एक है बार मैग्नेट, एक है अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं कि बार मैग्नेट क्या है, उसके बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, फिर हम उसके मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशंस को मेंशन करेंगे। डिराइव नहीं करेंगे क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड ही नहीं है डिराइव करना। सिर्फ आपको बोला है देखो हमने इलेक्ट्रिक डायपोल में ये इक्वेशन फाइंड किया था, मैग्नेटिक डायपोल में ये इक्वेशन है, डन। तो डेरिवेशन सिर्फ 1 या 2 है, बाकी आपको डेरिवेशन नहीं है यहाँ पे। इट इज जस्ट बाय कंपैरिजन। वी हैव सीन इन दिस चैप्टर दिस इक्वेशन, सिमिलरली हियर यू विल गेट दैट इक्वेशन। ये है मैग्नेटिज्म का स्टोरी ओवरऑल। तो लेट अस स्टार्ट विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बार मैग्नेट। बार मैग्नेट, तो बार मैग्नेट more or less all of you know. So what is a bar magnet? उसमें कितने पोल्स होते हैं? 2, नॉर्थ एंड। व्हाट इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल? सुना है कभी? नहीं? नहीं, चलो ठीक है, नहीं सुना तो फिर अभी पता लग जाएगा आज। इलेक्ट्रिक डायपोल याद है? इलेक्ट्रिक डायपोल, एक एक चीज याद होनी चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोल? सिंगल चार्ज। अगर मेरे पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो ये एक इलेक्ट्रिक पोल है।
मेरे पास और एक सिंगल चार्ज है माइनस, तो ये दूसरा इलेक्ट्रिक पोल है। और अगर हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इलेक्ट्रिक पोल इज अ सिंगल चार्ज, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पोल, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पोल। और अगर मेरे पास दो पोल्स है, दोनों का स्ट्रेंथ सेम है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इसको क्या बोलते हो? डाइपोल। अगर यहाँ पे मैं प्लस क्यू या माइनस टू क्यू लिख दूं तो डाइपोल होगा क्या? नहीं। तो डाइपोल को डिफाइन कैसे किया था हमने? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनिटेसिमल डिस्टेंस, वाज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर अगर आपको याद होगा, आपने एक लाइन ड्रॉ किया था, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। फिर आपने बोला था a line passing through the center of dipole and perpendicular to the axis is known as equator। फिर आपने बोला था कि इस सेंटर से इस तरफ L डिस्टेंस है और यहाँ पे L डिस्टेंस है, तो लेंथ ऑफ डाइपोल कितना है? 2L है। क्लियर? राइट। तो सिमिलरली मैग्नेट के भी ऐसे ही प्रॉपर्टीज है। सो बार मैग्नेट इज सेड टू हैव टू पोल्स। इट हैज टू पोल्स, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल है। एक है नॉर्थ पोल, एक है, तो जैसे तुमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक पोल का स्ट्रेंथ कितना लिया? प्लस क्यू, ये चार्ज है, और दूसरा क्या है? माइनस क्यू, ये भी चार्ज है। अब बार मैग्नेट में चार्ज होता है क्या? नहीं। तो वहां पे जो नॉर्थ पोल होगा, उसके पोल स्ट्रेंथ को मैं डिनोट करूंगा क्यू एम से, और साउथ पोल को डिनोट करूंगा माइनस क्यू एम से। तो वहां पे चार्ज नहीं है, लेकिन चार्ज जैसा कुछ है, क्योंकि दोनों टॉपिक बहुत सिमिलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हुए थे? मतलब पॉजिटिव पोल से। खत्म कहाँ हुए थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? मतलब कौन से पोल से? पॉजिटिव पोल से, और एंड कहाँ हो रहे हैं? हाँ। तो जैसे आप पॉजिटिव पोल इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में बोलते हो प्लस क्यू, यहाँ बोलते हो प्लस क्यू एम, सिर्फ चार्ज नहीं है। फिर हम क्या बोलेंगे? पोल स्ट्रेंथ। चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, पोल स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो कौन बढ़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दैट्स इट, दैट इज द आइडिया। कि हमारे पास अभी बार मैग्नेट है, उसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये सिचुएशन सिमिलर है टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो हम ऐसा इमेजिन करते हैं कि वहां पे चलो देखो प्लस क्यू चार्ज था, अब यहाँ तो चार्ज है नहीं, फिर क्या बोल देंगे? पोल स्ट्रेंथ, और डिनोट किससे कर देंगे? क्यू एम। राइट। तो बार मैग्नेट हैज magnetic dipole with plus qm and minus qm pole strength of north pole and south pole respectively। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की जगह पे तुम एक बार मैग्नेट ड्रॉ करोगे। यू विल ड्रॉ बार मैग्नेट, एंड ऑन इंटेंशन मैं यहाँ पे नॉर्थ पोल थोड़ा अंदर दिखा रहा हूँ और साउथ पोल भी थोड़ा अंदर दिखा रहा हूँ, क्योंकि होता ऐसा ही है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये थोड़े अंदर होते हैं। बताऊंगा फिर आगे, और एक कॉन्सेप्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये एक लाइन है, इस लाइन को मैं बाद में डिफाइन करने वाला हूँ, इसको बोलने वाला हूँ मैं मैग्नेटिक एक्सिस। क्या बोलोगे इसको? जैसे अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल वाज इलेक्ट्रिक एक्सिस, दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स इज नोन एज मैग्नेटिक एक्सिस। ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, इसका पोल स्ट्रेंथ प्लस क्यू एम है, इसका पोल स्ट्रेंथ माइनस क्यू एम है। तो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट पॉइंट। अब आर मैग्नेट, a bar magnet is said to have magnetic dipole with strength, with pole strength, with pole strength plus qm and minus qm at north and south pole respectively, at north and south pole respectively। This north and south pole, they are separated by a distance of 2L,
तो जैसे वहां पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज वॉज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 12, यहाँ पे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 12। तो कॉन्सेप्ट बहुत 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 कनेक्टेड है, एक पता तो दूसरा अपने आप पता है, एक का इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड पता है। तो the poles, the north and south poles, the north and south poles are separated by distance 2L, are separated by distance 2L. और इस 2L को तुम बोलते हो मैग्नेटिक लेंथ, क्या बोलते हो इसको, वो डिफाइन करेंगे हम लोग। द डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ एंड द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक लेंथ। क्योंकि देखो यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का जो डिस्टेंस है उससे ज्यादा लेंथ है किसका, बार मैग्नेट का। तो जो रियल लेंथ है, एक्चुअल लेंथ, उसको क्या बोलते हो, ज्योमेट्रिक लेंथ। नॉर्थ और साउथ के डिस्टेंस को क्या बोलते हो, मैग्नेटिक लेंथ। सिंपल सिंपल। देन व्हाट एल्स, और क्या तुमको पता होना चाहिए। मैग्नेटिक मोमेंट पता होना चाहिए, वेरी गुड। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलोगे इसको, लेकिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो पहले डाइपोल क्या है वो बता दो। तो व्हाट इज डाइपोल, as a bar magnet has two equal and opposite poles, equal in strength but opposite, right? तो इसको क्या बोलोगे, मैग्नेटिक डाइपोल। तो ठीक है, अभी डाइपोल मैं लिखूंगा नहीं बट पता होना चाहिए। अ बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक डाइपोल, क्योंकि यहाँ पे दो पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। वहां पे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट डिफाइन किया था, याद है, मैग्नेट मल्टीप्लाइड बाय distance between the two charges. So electric dipole moment was defined as the magnitude of one of the charges and the distance between the two charges, q into 2l। डिनोट किससे किया था, p, p, और उसका डायरेक्शन भी था नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी वही है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। तो प्लस क्यू एम लो या माइनस क्यू एम लो, उसका क्या लोगे, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स, और डायरेक्शन क्या आएगा, साउथ टू नॉर्थ। वहां पे नेगेटिव से पॉजिटिव, यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ। और ये डायरेक्शन आपको हेल्प करेगा, एक डेरिवेशन है आगे, आज या कल में हो ही जाएगा वो, हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो वहां पे अगर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नहीं पता तो वो डेरिवेशन होगा नहीं। तो magnetic dipole, a bar magnet has a dipole moment, a bar magnet has magnetic dipole moment, magnetic dipole moment which is defined as, which is defined as the product of, as the product of magnitude of, magnitude of of one of the pole strengths, of one of the pole strengths and the distance between the two poles, and the distance between the two poles, between the two poles. It is denoted by, वहां पे P था, यहाँ पे या तो M यूज करोगे, इट इज डिनोटेड बाय, या तो M यूज करोगे या फिर म्यू यूज करोगे। अगर M आप मास के लिए यूज कर रहे हो तो फिर पोल, सॉरी, डाइपोल मोमेंट को यूज डिनोट करोगे म्यू से। तो स्टैंडर्ड बुक्स में, standard books मतलब reference book, I don't think you are using any of the standard book except for H.C. Verma, तो वहां पे normally you will find mu, तो बाकी जगह पे you can use M, सिर्फ confusion नहीं हो, M stands for mass sometimes, तो that is why। तो M equal to mu equal to क्या लिखोगे, QM into 2L, QM into 2L।
और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन है फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी directed from south pole to north pole, from S to N, south to north। अब इसका ऐसा यूनिट चाहिए, लेकिन ऐसा यूनिट के लिए पहले आपको पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट चाहिए। पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट यू विल सी इन 12th स्टैंडर्ड, एम्पियर मीटर आता है। वो क्या आता है? एम्पियर मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। तो ये क्या है? एम्पियर मीटर। और ये क्या है? मीटर। तो व्हाट इज एम्पियर मीटर इनटू मीटर? एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एसआई यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट is ampere meter square, is ampere meter square. Good. So that is all you should know about बार मैग्नेट। अभी मैं बेसिक डेफिनेशन में आया नहीं, आऊंगा अभी, लेकिन इतना इंट्रोडक्टरी पार्ट में पता होना चाहिए। बार मैग्नेट इज सेड टू हैव मैग्नेटिक डाइपोल with pole strength of plus qm and minus qm at north pole and south pole respectively. The north poles and south poles are separated by a distance of 2l. A bar magnet has magnetic dipole moment which is given by qm into 2l, product of magnitude of one of the pole strength into distance between the two poles. अब एक एक करके हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस इज अ स्ट्रेट लाइन passing through both the poles of the magnet. तो पहला डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस और स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पासिंग, और स्ट्रेट लाइन passing through both the poles, that is north pole and south pole, is known as axis, is known as axis of dipole or axis of magnet, is known as axis of magnet। फिर उसके बाद मैग्नेटिक इक्वेटर। ऐसे मैं मैग्नेटिक नहीं भी लिखता तो भी ठीक था, क्योंकि हम बात ही मैग्नेट की कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक ही है वो। मैग्नेटिक इक्वेटर, इट इज अ स्ट्रेट लाइन passing through the center of magnet and perpendicular to the axis, it is known as equator। तो ये इक्वेटर है और ये बहुत काम का है, क्योंकि आई वांट यू जस्ट नॉट टू लिसन टू दिस डेफिनेशन बट आल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इतना बेसिक क्यों लेना पड़ता है। मैंने अगर पूछा एक्सिस और इक्वेटर में एंगल कितना है, यू सेड +90, तुमने बोला क्या -90? अब क्योंकि 11 से तुम तो डायरेक्टेड एंगल्स की बात करते हो ना, ऑल द एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज आर टेकन टू बी पॉजिटिव एंड एंगल्स मेजर्ड क्लॉकवाइज आर टेकन टू बी, तो तुमने बोला +90, मतलब एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज 90 पे कौन है? इक्वेटर। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सिस से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कौन है? इक्वेटर। तो ये काम में आएगा, ये काम में आएगा, डेरिवेशन करेंगे उसमें है ये। तो मैग्नेटिक इक्वेटर, a straight line a straight line passing through the center of magnet, to the center of magnet and perpendicular to the axis, is known as equator of magnet। गुड। अब अगला डेफिनेशन जो हमको लगने वाला है दैट इज इक्वेटोरियल प्लेन। देखो अभी ऐसा है, थोड़ा सा इमेजिनेशन का आपको लेवल बढ़ाना पड़ेगा। देखो कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। चलो ये कंपास ही ले लेते हैं।
अभी इमेजिन ये बार मैग्नेट है, ये लाइन क्या है, ये क्या है, बराबर इक्वेटर है, ये लाइन क्या है, इक्वेटर है, क्योंकि ये भी सेंटर से पास होगा और ये एक्सिस को परपेंडिकुलर है। ये लाइन क्या है, इक्वेटर है, क्योंकि ये लाइन भी क्या है, सेंटर से पास हो रहा है और परपेंडिकुलर टू, फिर ये लाइन क्या है, इक्वेटर है। इसका मतलब एक इक्वेटर नहीं है, इसका मतलब बहुत सारे इक्वेटर्स है। तो ये जो बहुत सारे इक्वेटर्स थे, ये जिस प्लेन में होंगे, क्योंकि सब एक ही प्लेन में, एक इक्वेटर मैंने ऐसा दिखाया, दूसरा यहाँ दिखाया, तीसरा यहाँ दिखाया, चौथा यहाँ दिखाया, पांचवा यहाँ दिखाया, तो ये इस प्लेन में क्या है, सारे के सारे इक्वेटर्स है। इसको क्या बोलोगे, इक्वेटोरियल प्लेन, सिंपल। अ प्लेन containing all the equators is known as equatorial plane. तो अगर आपको यहाँ पे डायग्राम पे देखना है तो आई विल शो दैट ऑल्सो हियर। तो बेसिक आइडिया इज दिस कि हमारे पास एक प्लेन है और दैट प्लेन कंटेन्स ऑल द इक्वेटर्स, उसको हम बोल देंगे इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये आ गया आपका इक्वेटोरियल प्लेन। इस प्लेन में सारे के सारे इक्वेटर है, बराबर। और ये बार मैग्नेट को परपेंडिकुलर है, तो ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि बार मैग्नेट ऐसा था और ये प्लेन इसको परपेंडिकुलर कट कर रहा है। तो प्लेन कंटेनिंग ऑल द इक्वेटर्स इज नोन एज इक्वेटोरियल प्लेन। और ये सारा कॉन्सेप्ट हमको अर्थ के मैग्नेटिज्म पे भी लगने वाला है, तो मिस नहीं कर सकते हो। उसमें तो है ही दो फॉर्मूला, और वो दो हमें तब समझ में आएंगे जब एक एक बेसिक आइडिया क्लियर होगा। तो a plane containing a plane containing all the equators of a magnet is known as equatorial plane, is known as equatorial plane। उसके बाद हम डिफाइन करेंगे इक्वेटोरियल सर्कल। अभी इक्वेटोरियल सर्कल क्या है वो भी इस डायग्राम से समझ में आ जाएगा। सपोज इस इक्वेटोरियल प्लेन पे हम लोग सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट्स लेते हैं, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये इक्वेटोरियल प्लेन में है क्या, यस। एक पॉइंट ये ले लिया, यस। एक पॉइंट यहाँ ले लिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स सेंटर ऑफ द मैग्नेट से क्या है, सेम डिस्टेंस पे है। तो ऑल दिस पॉइंट्स दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट, और इन सबको ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तो इक्वेटोरियल सर्कल। द लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि लोकस व्हाट इज लोकस, नहीं, ओनली सेट ऑफ पॉइंट्स बोलना सही नहीं है, सिर्फ सेट ऑफ पॉइंट बोल के नहीं चलेगा। विच सेटिस्फाई अ गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, उसको आप बोलते हो लोकस। तो locus of all the points on the equatorial plane which are at the same distance from the center of magnet is known as equatorial circle। तो इक्वेटोरियल सर्कल डिफाइन कर लेंगे पहले। इक्वेटोरियल सर्कल, the locus of all the points, कहां पे है पॉइंट्स, कौन से प्लेन पे है, ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन which are at same distance, which are at same distance from the center of magnet, from the center of magnet is known as equatorial circle, is known as equatorial circle, equatorial circle, राइट। क्लियर यहाँ तक। अब
अब अगर आपको इतना पता है तो नहीं, अभी और दो चीज बाकी, सिंपल है, मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ मैग्नेट इज नोन एज मैग्नेटिक लेंथ डिनोटेड बाय 2L, and and the actual length of the bar magnet is known as geometric length. तो पहले हम डिफाइन कर देंगे व्हाट इज मैग्नेटिक लेंथ। इसको डिनोट करते हो 2L से। the distance between the distance between the between between north pole and south pole of a magnet, and south pole of a magnet is known as magnetic length, is known as magnetic length. What is geometric length? The actual length of the bar magnet is known as geometric length. इसको मैं डिनोट करूंगा कैपिटल L से। तो the actual length, the actual length of the bar magnet is known as geometric length. Is known as geometric length. और वेरी ऑब्वियस, कौन सा लेंथ ज्यादा है? सिंपल। तो मैग्नेटिक लेंथ is 5/6 of geometric length. 5/6 is less than 1. So magnetic length is less than geometric length. तो करेक्ट है ये। So magnetic length turns out to be 5/6 of geometric length. यहाँ तक क्लियर? अब आपको फाइंड करना है what is the magnetic field due to a bar magnet at a point along its axis and at a point along its equator. फाइंड करना ही नहीं है, there is nothing to find in this chapter. सिर्फ एक डेरिवेशन, दो डेरिवेशन है, डन। बाकी सिर्फ स्टोरी है, स्टोरी। हमने उस चैप्टर में ऐसा देखा था तो इस चैप्टर में ऐसा आएगा, डन। डेरिवेशन 12th में है लेकिन अभी नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड due to a bar magnet at a point, magnetic field due to a bar magnet at a point on the axis, along the axis, and at a point along the equator. ये जेई नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत आते हैं इस पे। तो है बहुत इजी, लेकिन इक्वेशंस याद ही नहीं रहते। आई कैन प्रूव दैट यू डू नॉट रिमेम्बर इक्वेशन। तो लेट मी प्रूव। सपोज मेरे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो लेट अस से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ये डाइपोल का एक्सियल लाइन है एंड ये इक्वेटोरियल लाइन है, एंड ऑफ कोर्स ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये सेंटर है, ये एल है, ये एल है। यहाँ पे एक पॉइंट है पी। और कभी भी याद रखना, डिस्टेंस यू ऑलवेज मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। तो ये भूलना नहीं, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम चार्ज एट पॉइंट बी, आर माइनस एल, और फ्रॉम चार्ज एट पॉइंट ए, आर प्लस एल। तो मुझे पता व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। 1/4πε0 2p/r क्यूब। हो गई गलती, सही बोला है तुमने, गलत नहीं बोला, लेकिन ये अंडर वन कंडीशन था, r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l। तो जिस डिस्टेंस पे तुम फाइंड कर रहे हो r, वो l से बहुत बड़ा है। मतलब ऐसा है,
मतलब ऐसा है कि ये एक प्लस क्यू चार्ज हो गया, ये हो गया माइनस क्यू, ये डिस्टेंस है एल एंड एल, और जिस पॉइंट पे तुमको फील्ड फाइंड करना है वो फार अवे पॉइंट है। अंडर दैट कंडीशन व्हाट यू हैव सेड इज राइट। तो वैसे हमको हमको यहाँ पे फिलहाल फार अवे पॉइंट के लिए ही चाहिए, तो टेम्पररीली वी नीड फॉर फार अवे पॉइंट। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्सिस? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाय आर क्यूब। वेरी गुड। अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखोगे तो कैसा लिखोगे? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट? तो फिर माइनस। Negative sign indicates that the electric field is directed opposite to that of dipole moment, right? तो अब आपको करना यही है, we have seen that electric field along the axis of electric dipole is E A equal to -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाय आर क्यूब। सिमिलरली मैं बीच में मैग्नेट ड्रॉ करूंगा वैसे, तो सिमिलरली फॉर अ बार मैग्नेट magnetic field along its axis is BA बार। एप्सिलॉन 0 अगर डिनोमिनेटर में आया तो वहां पे न्यूमरेटर में जाता है μ0। तो याद रखना ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल जैसे होते हैं। अगर एप्सिलॉन 0 डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे μ0 न्यूमरेटर में आएगा। अगर एप्सिलॉन 0 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है तो μ0 परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की जगह पे क्या आ जाएगा? μ0/4 पाई। और P की जगह पे क्या आ जाएगा? म्यू। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन क्या आ जाएगा? आर क्यूब। लेकिन तुमको याद है हमने अंडर वन कंडीशन लिखा था, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, तो वो कंडीशन तुमको मेंशन करना पड़ेगा। यू हैव टू मेंशन दिस कंडीशन, अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। तो you have to mention this condition that you are using this formula under the condition that R is very very greater than L। सिर्फ एक चीज याद रखना, यहाँ ये जो R very very greater than L है, आपको हमेशा ऐसा लिख के नहीं देंगे R is very greater than L, बोलेंगे शॉर्ट डाइपोल। क्या बोलेंगे? हाँ, तो शॉर्ट डाइपोल का मतलब ही है R very very greater than L। तो इसके क्वेश्चंस गलती ज्यादा होती है फॉर द सेम रीजन, शॉर्ट डाइपोल ये वर्ड पता नहीं होता है। तो यू नीड टू नो दिस। बराबर। व्हाट इज द डायरेक्शन इन दिस केस? नॉर्थ टू साउथ। बराबर। तो म्यू का डायरेक्शन क्या था? साउथ टू नॉर्थ। तो क्या आना चाहिए आइडियली? नेगेटिव साइन। अभी आपके नोट्स में नेगेटिव पॉजिटिव दिया है कि नहीं? आई विल हैव टू चेक, बट होना तो ऐसा चाहिए। दिया है। ओके गुड। चलो देन यहाँ पे हमारे पास है एक बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट को आपने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, ये है ना बार मैग्नेट ड्रॉ। ओके, so I will not redraw that again. Similarly for equator, तुमको पता है इक्वेटर में और एक्सियल फील्ड में एक ही डिफरेंस है, 2 का। डन। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिर्फ वहां पे 2 है और इक्वेटर में 2 नहीं है। सिमिलरली you can say similarly electric field at the equator of dipole is this.
यहाँ पे क्या लिखोगे, इक्वेटर, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर ऑफ बार मैग्नेट इज -μ0/4π m/r³। डन, गुड, क्लियर हो गया। दैट्स इट फॉर टुडे, बाकी का कल देखते हैं।